गुस्से में क्यों देख रहे हो भाई साहब? आप ही को कह रहा हूँ। आप इतना गुस्से में क्यों देख रहे हो? आराम से बैठो यार। गुस्से में क्या देख? देखो, हम लोग जो है फिलोजी का डिस्कशन करेंगे। और आप सब लोग ड्रॉप हो तो आप सब लोग को मालूम है कि नीट में क्या आता है, कैसे होता है इसमें आप लोगों को मैं पहले क्लास 11th कराऊंगा, उसके बाद क्लास 12। तो क्लास 11 में ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। के बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और फिर ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। और आप नोट कर लें तो बेहतर, इसी सीक्वेंस में दूसरा इसके बाद हम लोग बायोमोलिक्यूल, एनिमल किंगडम, फिर एनिमल कॉकरोच फ्रॉग। इस बार फ्रॉग से बहुत छोटे टॉपिक से 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद एनिमल टिश्यू। ये तो क्लास 11th के टॉपिक्स हैं और इसी सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 12th में शुरुआत करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और फिर बायोटेक्नोलॉजी 1 और बायोटेक्नोलॉजी 2। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से। ठीक है ना। इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो सीक्वेंस लिख सकते हैं कि इसी सीक्वेंस में। ठीक है। दूसरा इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग। मैडम, इस लाइट को ऑफ करा दिया और आँख पे लगी। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से शुरुआत करेंगे। ये वाला इसको भी ऑफ कीजिए।
भाई साहब, अब में से सबने ये चैप्टर पढ़ रखा है? पढ़ रखा है ना सबने? क्या हाल है? अरे भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया। अरुण सर, ये वाला लाइट ऑफ, बड़ा आँख पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। इधर से है लग रहा है सर। तो आँख को सुकून मिला। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, देखो इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं बताइए? हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? हार्मोन्स, मेनली हार्मोन ही के बारे में ही पढ़ते हैं इसमें। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स। एंड व्हाट इज हार्मोन्स इन टू वर्ड? व्हाट इज हार्मोन्स इन टू वर्ड्स? देखो टर्म हार्मोन जो है ना, एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हैं स्टार्लिंग, उन्होंने दिया था। ये ग्रीक वर्ड से एराइज हुआ है। किस वर्ड से एराइज हुआ है? ग्रीक वर्ड से। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू स्टिमुलेट, टू एक्साइट, टू एराइज। ठीक है ना? खैर ये आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसको, इस टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नोन एज स्टार्लिंग। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था स्टार्लिंग, गिवन दिस टर्म, गिवन दिस टर्म। तो एक साइंटिस्ट है स्टार्लिंग, जो कि आपसे नीट में नहीं पूछा जाएगा। दूसरा, इसका मीनिंग क्या होता है? टर्म हार्मोन एराइज फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एराइज फ्रॉम ग्रीक वर्ड which means to stimulate or excite, और excite। तो हार्मोन टर्म जो है ना, इसका मतलब कहता है टू स्टिमुलेट और टू एक्साइट। अब देखो, ये जो वर्ड हार्मोन है, इसका लिटरल, इसका मतलब ये नहीं कि हार्मोन ऑलवेज एक्साइट द सेल्स। हार्मोन आल्सो इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ सेल्स। तो इसका ये मतलब मत समझना कि, तो हमने आपसे पूछा कि हार्मोन को अगर दो वर्ड में डिस्क्राइब करना रहे तो आप लिख सकते हो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेज। क्या है ये? केमिकल मैसेज, केमिकल मैसेंजर। तो किसका मैसेंजर का मतलब समझते हो ना? मैसेज ले जाने वाला, और केमिकल के फॉर्म में, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। जैसे मैं एक सेल हूँ, ये एक सेल है, मेरे से उस सेल, उनके पास मैसेज जाना है, तो एक केमिकल मेरे बॉडी से रिलीज हुआ, और वो केमिकल जो है ना, पाया एयर उनके बॉडी पे जाके वर्क किया और मेरी बात को उनके बॉडी पे पहुंचाया। तो इसको क्या कहेंगे? केमिकल मैसेंजर। क्या कहेंगे? तो हार्मोन इज नॉट ओनली द केमिकल मैसेंजर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, देयर आर वेरियस अदर थिंग्स आल्सो, जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर इज ऑल्सो केमिकल मैसेंजर, साइटोकाइंस इज ऑल्सो, नाम सुना होगा न्यूरो ट्रांसमीटर, साइटोकाइंस का भी नाम सुना होगा। ये सब भी केमिकल मैसेंजर है। तो ये मत सोचना कि हार्मोन इज द ओनली केमिकल मैसेंजर, देयर आर वेरियस केमिकल मैसेंजर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो आपको एक लाइन लिखना है, देयर आर वेरियस chemical messenger present in our body, present in our body. The but the chief chemical messenger is hormone. But the chief chemical messengers are hormone. अब आप लोग मुझे बताएं, जो हॉर्मोन्स है, का सोर्स क्या है? हार्मोन का सोर्स क्या है? बोलो, सोर्स ऑफ हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड्स और
और हार्मोन के सोर्सेस, सोर्स लिखना ठीक नहीं है, सोर्सेस। तो इसके सोर्सेस क्या हैं? तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा डिफ्यूज टिश्यू और ऑर्गन्स हैविंग इंडोक्राइन सेल्स। देखो, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। और इसको क्या कहते हैं? नॉन ऑर्गेनाइज्ड। तो आपसे कहा जाए कि खाली इंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन पैदा करता है, तो आंसर क्या होगा? नहीं। हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड प्लस डिफ्यूज टिश्यू ऑर्गन्स हैविंग इंडोक्राइन सेल्स, इन दोनों से। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल क्या हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है, पहले ये जानते हैं, और इसके एग्जांपल क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स? तो आपको सब कहोगे सर डक्टलेस ग्लैंड, यही ना, और कुछ इसके अलावा? व्हाट इज, देखो ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं बताओ? एक्चुअली में ऑल ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड इंडोक्राइन। मिक्स ग्लैंड कोई ग्लैंड अलग नहीं है, वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं बताऊं तो व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन? तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है एक ये है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और ये कौन सा ग्लैंड? इंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है? तो देखो, इसमें एक माल सिंथेसिस हुआ यहाँ पे, और सिंथेसिस होने के बाद ये डक्ट के जरिए आया और रिलीज हुआ डक्ट के जरिए। कहाँ पे रिलीज हुआ वो बात बताएंगे। इसमें माल सिंथेसिस हुआ लेकिन इसके पास कोई डक्ट नहीं है, तो ये डिफ्यूज आउट हुआ। कहाँ पे हुआ बोलो, बताओ भाई। और यहाँ पे ऐसे है, तो ये कहाँ पे गया? एक जो क्राइन ग्लैंड है डक्ट्स, और डक्ट्स के जरिए देखो, ये लाल वाला क्या कहलाता है? सेक्रेटरी पोर्शन ऑफ ग्लैंड। सेक्रेटरी पोर्शन, इट हैव ओनली सेक्रेटरी पोर्शन, नो डक्ट। तो एक तो डायग्राम से पता चलता है कि इसमें डक्ट है और डक्ट के जरिए सेक्रेशन निकलता है। इसमें कोई डक्ट नहीं है, डायरेक्टली इंडोक्राइन ग्लैंड से सब्सटेंसेस डिफ्यूज आउट होता है। क्या होता है? सब्सटेंसेस, हॉर्मोन्स डिफ्यूज आउट होता है। और वो कहाँ डिफ्यूज आउट होता है? ब्लड में, टिश्यू फ्लूइड में, लिम्फ में, तीनों जगह पे। कोई बात समझ में आ रहा है? ये कौन सा ग्लैंड है? इंडोक्राइन, हैविंग नो डक्ट्स। ये कौन सा ग्लैंड है? हैविंग डक्ट्स। तो ये एक जो क्राइन ग्लैंड अपने सेक्रेशन को कहाँ भेजता है? बाहर। किसके जरिए? एक डक्ट के जरिए। बाहर कहाँ भेजता है? वेयर इट सेंड इट्स सेक्रेशन एंड वेयर इट सेंड इट्स सेक्रेशन। इंडोक्राइन ग्लैंड अपना सेक्रेशन कहाँ भेजता है बताइए? ब्लड में, टिश्यू फ्लूइड में, लिम्फ में, तीनों जगहों पे। कहाँ पे? देखो, अब ध्यान, कॉमन सेंस की बात है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सराउंडिंग में ये क्या है? बॉडी सेल्स हैं। ये सब क्या है? बॉडी से। और यहाँ पे ये है ब्लड कैपिलरीज।
क्या है? ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज। लेकिन ये भेजता कहाँ पे है? इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू फ्लूइड में। और टिश्यू फ्लूइड से ये कहाँ जाएगा? ब्लड या लिम्फ में। तो इंडोक्राइन ग्लैंड सेंड इज सेक्रेशन नॉट डायरेक्टली इनटू द ब्लड बट फर्स्ट इनटू द टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड तो समझते हो ना, सेल के बीच जो स्पेस होता है उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम कौन सा फ्लूइड कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। सेल के बीच में जो स्पेस है और उस स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड सेंड इज सेक्रेशन इनटू व्हिच प्लेस? टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड फ्रॉम देयर इज सेंड इनटू द ब्लड और लिम्फ। तो आपसे मैं कहूं कि आपसे मैं क्या कहूं, अगर नीट में आया क्वेश्चन कि इंडोक्राइन ग्लैंड सेंड इट्स सेक्रेशन और है ए में ब्लड, तो मैक्सिमम बच्चे यही लगा क्या होगे? बी में रहे लिम्फ तो शायद कोई नहीं लगाओगे। सी में रहे टिश्यू फ्लूइड तो कुछ बच्चे सोच सकते हो। डी में रहे नन, तो आपको ब्लड नहीं लगाना है। क्या लगाना है? क्या लगाना है? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या मैट्रिक्स। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा अपना सेक्रेशन कहाँ भेजेगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड या मैट्रिक्स में, और उसके बाद फिर वहां से ये जाएगा ब्लड वेसल में या लिम्फेटिक वेसल में। ये हो गया ब्लड वेसल और ये हो गया, चाहे तो आप डायग्राम बना सकते हैं, लिम्फेटिक ये अपना सेक्रेशन कहाँ भेजेगा बताओ? टिश्यू फ्लूइड में, ब्लड में, लिम्फ में, नन। अब यहीं पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ये तो हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड send its secretion जनरली, क्या आंसर होगा? ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड। बताओ नन, क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? अभी मैंने आंसर बताया नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड सेंड इट्स सेक्रेशन इनटू ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ, नन। चल इससे पहले कुछ और बात करें, इसका आंसर मत बताओ। आप में से इधर के रो से कोई भी बच्चा अपने विल से 5 एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम बताए। 5 एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम, कोई भी बच्चा इधर से। ध्यान से पढ़ते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, 5, सिर्फ 5 एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम बताओ, फिर इसका आंसर मैं बताऊंगा। चलो इधर से 6 बताओ एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम। किसने बोला? आपने? किसने? आपने? इसे ब्लंडर नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? मेरे पास वर्ड नहीं है। हाँ बताइए। थाइमस, एक्सोक्राइन, ऑफ, so sad. I am not listening carefully. I am asking about the, give the example of 7 exocrine gland. फिर इसका आंसर मिले दो, कितना बेसिक चीज़ है। अभी मैं बैच 1 में पढ़ा था, बच्चों को कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, ये सब चीज़ें नहीं मालूम है। इज एम्बैरेसिंग सिचुएशन। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, यू हैव डन क्लास 11th एंड 12th, हाउ इज पॉसिबल कि आपने 11th और 12th कर लिया जब आपको कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म नहीं मालूम है, मेटाबॉलिज्म नहीं मालूम है, और वो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको क्लास में अब ये भी बात बताई जाए? इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म तो 8th और 6th क्लास में पढ़ना होता है कि नहीं?
मेरा बेटा अभी 6 में है और वो सभी सारी चीज़ें पढ़ता है, तो इसलिए मुझे आइडिया है यहाँ कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म क्या है, मतलब कि कहाँ से पढ़ना है। हमको भी याद थोड़ा कि कब पढ़ा था। हाँ बोलो भाई, बोलो। एनीवन? तुम लोग चलो एक एक जो ग्रैंड का नाम बताओ। चलो कम से कम एक तो लास्ट तो रख दिया। भाई मेरे बहुत सारे सीबेसियस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? हिंदुस्तान के किस कॉर्नर पे? PIT में ना? इनमें या आई में? ईयर में? ईयर हैव सेरुमिनस ग्लैंड नॉट सीबेसियस। फेस, योर फेस, यू हैव ए आईली फेस एंड दैट्स हैव लॉस ऑफ, यू हैव ए आईली फेस ना? कौन सा क्रीम इस्तेमाल करती हो आईली फेस के लिए? होता है ना दो तरह का फेस, लड़कियों को बहुत मालूम होता है। एक आईली होता है, एक ड्राई फेस होता है। दोनों के लिए अलग अलग क्रीम आता है कि नहीं आता है? आईली फेस क्या होता है? फेस हैव ए those face which have a lots of sebaceous gland described as oily face। तो फेस में होता है sebaceous gland एंड इट एग्जांपल ऑफ। तो वो अपना सेक्रेशन कहाँ भेजता है? फेस के ऊपर, किसी लुमेन में, किसी कैनाल में भेज रहा है। चलो सबसे पहले तो आपके एनसीईआरटी के बुक में कई सारे एग्जाम्पल है जो क्राइन ग्लैंड के, इस चैप्टर में नहीं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। तो लिखो तो हम कॉमन, फिर उसका आंसर देखेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड, फिर तो आपको डायरेक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। यह है एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में। तो जैसे इन्होंने शुरुआत की सीबेसियस, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ सीबेसियस में। दूसरा स्वेट ग्लैंड। तीसरा कान में सेरुमिनस ग्लैंड। चौथा लैक्राइमल ग्लैंड, आंसू या टीयर ग्लैंड, जिसको टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। पांचवा स्लाइवरी ग्लैंड्स। और बोलो। गैस्ट्रिक ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और बोलो, और बोलो भाई। एक्सोक्राइन ग्लैंड के और नाम बोलो। यस, मेमरी ग्लैंड। और बोलो। हम्म, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज एंड लीवर। और बोलो कोई और एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए। गॉबलेट सेल। सिंगल सेल ग्लैंड है। अब आप लोग मुझे बताओ, सीबेसियस ग्लैंड का सेक्रेशन कहाँ पे होता है? बोलो। स्किन पे। इसका भी कहाँ पे? स्किन पे। इसका भी कहाँ पे? स्किन पे, एक्सटर्नल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड का आई में, ओरल कैविटी में, स्टोमिक ल्यूमेन में, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में। ल्यूमेन समझते हो ना? कैविटी, कैनाल। मेमरी ग्लैंड का सेक्रेशन मिल्क अल्वेलाई में। पैंक्रियाज, इन सब का सेक्रेशन स्पेसिफिक ल्यूमेंस में, स्पेसिफिक ल्यूमेंस में। जैसे कि स्पर्म का सिंथेसिस सेक्रेशन कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। ओवरी का कहाँ होता है? ओवेरियन स्टोमा में। पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाटिक डक्ट में। लीवर का क्या होता है? हिपैटिक डक्ट में, बाइल जूस, बाइल जूस। और गॉबलेट सेल का स्पेसिफिक ल्यूमेन में, अभी बताएंगे, गॉबलेट सेल की भी बात डिस्कस करेंगे।
ठीक है ना। तो आप ये बताओ, अब आंसर पहले, इससे पहले कुछ और बताओ, आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, बोल दो। नन होगा, नन होगा, सिंपल। कहीं है उनमें से टिश्यू फ्लूइड, ब्लड, लिम्फ, तो आंसर क्या होगा, बोलो, आंसर होगा नन। तो कितना बेसिक चीज है, जो कि क्या आप पांचवी पास नहीं है, क्या आप छठी पास नहीं है, बोली बात है। तो आप छठी पास नहीं है, सीधे 12th पास हो गए हैं, आंसर क्या होगा, नन। कहीं भी ब्लड में, लिम्फ में, टिश्यू फ्लूइड में थोड़े हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए आपको तो पहले, अब देखो, सीबेसियस ग्लैंड के सेक्रेशन को क्या कहते हैं, सीबम। स्वेट ग्लैंड के सेक्रेशन को क्या कहते हैं, स्वेट। सेरेमिनस ग्लैंड के सेक्रेशन को क्या कहते हैं, ईयर वैक्स। लेग्राइमल ग्लैंड के सेक्रेशन को क्या कहते हैं, टीयर। स्लाइवी ग्लैंड के सेक्रेशन को क्या कहते हैं, स्लाइवा। गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, इसके सेक्रेशन को क्या कहते हैं, मिल्क। पैंक्रियाटिक जूस, स्पर्म, ओवा, बाइल जूस, म्यूकस। सेक्रेशन का नाम क्या क्या है, सेक्रेशन का नाम अगर लिखना चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सीबम, स्वेट, ईयर वैक्स, टीयर, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, मिल्क, मिल्क ब्लड या टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ में चला जाए तो किसी काम का रहेगा, हैं। फिर दूध निकाल के उसे मिल्क सेपरेट करोगे, मिल्क सॉरी ब्लड निकाल के उसे मिल्क सेपरेट करोगे, है ना। तो एक जो क्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन ब्लड, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ में जनरली नहीं होता है। अब इसका सेक्रेशन कहाँ होगा, पैंक्रियाटिक डक्ट में, और इसको क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस, पैंक्रियाटिक जूस। इसके सेक्रेशन को क्या कहते हैं, स्पर्म, इसको ओवा, और इसको बाइल जूस, और इसके सेक्रेशन को म्यूकस। तो आप ये लिख लो तो बेहतर है। तो आज के बाद आप ये याद रखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड सेंड इट्स सेक्रेशन ऑन बॉडी सरफेस, बॉडी कैविटी और ल्यूमेन। बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस, बॉडी कैविटी और ल्यूमेन। तो आप नोट करके नीचे लिख लें, ये बात लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड by its duct send secretion into on body surface, cavities और lumen। ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे, बॉडी सरफेस, कैविटीज और ल्यूमेन। और इसका सेक्रेशन क्या है, हार्मोन नहीं है, इसका सेक्रेशन ये सब है, सीबम, स्वेट, ईयर वैक्स, टीयर, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, स्पर्म, ओवा, बाइल जूस, म्यूकस। ठीक है ना, मिल्क, ये सब इसका सेक्रेशन है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन क्या है, हार्मोन। अब ये बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड जिस सिस्टम से का पार्ट है, या एंडोक्राइन सेल, उसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ने ये लिख लिया ना सबने, एवरीवन रिटन दिस, हाँ भाई सबने लिख लिया। अब हमने कहा था ना कि इंडो हार्मोन के सोर्सेस क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डिफ्यूज टिश्यू, और ये जिस सिस्टम का पार्ट है उसको क्या कहते हैं, इंडो, पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। विच सिस्टम, हमारे बॉडी में कई सारे सिस्टम है, उसमें से एक सिस्टम है, और इंडोक्राइन सिस्टम में दो तरह के, एक है ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड, एक है डिसऑर्गेनाइज्ड। इसके लिए नॉन ऑर्गेनाइज्ड और एनसीईआरटी में टर्म इस्तेमाल किया है डिसऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड। अब ये बताओ, इंडोक्राइन सिस्टम फाउंड इन ओनली chordates, फाउंड ओनली इन vertebrates, फाउंड इन बोथ vertebrates and all non-vertebrates, found in vertebrates and
फ्यू नॉन वर्टिब्रेट्स। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन है, क्या हो गया? सबने लिख लिया इसको? इधर लिख लिया? लिख लिया? तो आपसे क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इंडोक्राइन सिस्टम in only vertebrates, only chordates, both vertebrates and all invertebrates. Both vertebrates and few non-vertebrates. क्या आंसर होगा? फोर्थ? फोर्थ क्या आंसर होगा? एनसीईआरटी क्या है? दिस इज इन योर एनसीईआरटी। देखो, वर्टिब्रेट्स नॉन वर्टिब्रेट्स में या इन वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स इन वर्टिब्रेट्स एक ही चीज होता है। आप यहाँ पे भी नॉन वर्टिब्रेट लिख लो ताकि आपको पहले लिख लो। ये सबको मालूम है वर्टिब्रेट नॉन वर्टिब्रेट क्या होता है? कौन कौन से जानवर वर्टिब्रेट्स में आते हैं भाई? हाँ, येलो टी शर्ट। तुम नए स्टूडेंट हो, पहले भी हमारे यहाँ पढ़े हो? पहले भी पढ़े हो? टीचर फर्स्ट टाइम। ये बताओ, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से जानवर आते हैं? कौन कौन से एनिमल ग्रुप्स आते हैं? मैमल्स वगैरह? ये तो आंसर नहीं होगा ना, वगैरह। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आते हैं सारे बताइए। तो बेसिक क्लास है, आपको बेसिक बातें जाननी पड़ेंगी, ठीक है ना? हाँ बताओ भाई, इधर से वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से जानवर आते हैं? कौन कौन से एनिमल ग्रुप्स आते हैं? मैमल्स वगैरह इज नॉट आंसर। याद है? कौन कौन से बताइए। बैठिए 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 बैठिए। हाँ, नहीं जैसे नहीं, कौन कौन से आते हैं सब बताने हैं, जैसे नहीं। बस। और कोई? सीक्वेंस में बताओ। आई होप कि यू हैव गिवन ऑल द आंसर्स, ठीक है ना? लेकिन आपको सीक्वेंस में बताना है। देखो, ये हो गया ना, सब सबने कर लिया ना इसको? अब देखो, आप लोगों ने कितने फाइलम आप लोगों को पढ़ने हैं? एनिमल किंगडम पढ़ा है ना? पढ़ा है एनिमल किंगडम? भाई कभी एनिमल किंगडम पढ़ा है? एनिमल किंगडम में कितने फाइलम के बारे में पढ़ना है? कितने फाइलम के बारे में पढ़ना है? 11 फाइलम, वेरी गुड। 11 फाइलम है, उसमें से जो लास्ट फाइलम है वो कौन सा है? कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, हालांकि एनिमल किंगडम में फिर से बताएंगे। 3 सब फाइलम होता है, सबको मालूम है। कौन कौन सा सब फाइलम? देखो, ये बेसिक क्लास है और बेसिक में बेसिक बात का जानना जरूरी है। शुरू के मैं कुछ क्लासेस सिर्फ बेसिक ही पढ़ाता हूँ, सिफेलो कॉर्डेटा, और लास्ट में सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इसके, ये वर्टिब्रेटा है, ये दोनों क्या है? नॉन वर्टिब्रेट। लेकिन यही दोनों नॉन वर्टिब्रेटा नहीं है, उसके अलावा आपने पढ़ा है फाइलम ऑरीफेरा सिलेंतिरेटा। लिखना चाहो तो लिख लो, बेहतर रहेगा। तीनों फोरा प्लेटी हेलमिन्स एसके हेलमिन्स फाइलम एनीलिडा अर्थ्रोपोदा मोलस्का एकाइनोडर्माटा
हेमी कॉर्डेट। ये 10 फाइलम्स हैं। कौन कौन से? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनेडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा। ये 10 सब फाइलम प्लस ये दोनों, ये सारे कंबाइनली क्या कहलाते हैं? नॉन वर्टिब्रेट्स। इन सबको हम क्या कहते हैं? नॉन। इन सबको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स। या इनको क्यों कहते हैं वो सब एनिमल किंगडम में पढ़ाएंगे। इनवर्टिब्रेट्स। तो सारे वर्टिब्रेट्स हैव, all vertebrata have well developed endocrine system, have well developed endocrine system। सबके पास, इनमें सबके पास वेल डेवलप्ड इंडोक्राइन सिस्टम है। सबके पास इंडोक्राइन सिस्टम है। क्या पोरीफेरा के पास है? नहीं। सिलेंट्रेटा के पास है? नहीं। टिनोफोरा के पास है? नहीं। प्लेटीहेल्मिन्स के पास है? नहीं। एस्केहेल्मिन्स के पास है? नहीं। एनलिडा के पास है? नहीं। यस इट है। लोग वेल डेवलप्ड नहीं है, सिंपल इंडोक्राइन। इट हैव सिंपल। तो सिर्फ दो ही के पास तो है, और हाँ इनके पास है, लेकिन वेल डेवलप नहीं है। इसमें भी सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम है। तो आपसे मैं लिखूं, क्या आंसर होगा? बोथ वर्टिब्रेटा एंड फ्यू नॉन वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा है वेल डेवलप्ड इंडोक्राइन सिस्टम। वेल डेवलप्ड आपके एनसीईआरटी में है इंडोक्राइन सिस्टम। क्वेश्चन के साथ लिखते चलिए। और इसमें सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम। और कौन कौन से में? तो आप देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, बस, और इधर यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। गॉट द पॉइंट? तो यू मस्ट राइट दिस। आपको जरूर लिखना चाहिए, ठीक है ना। डरो मत, यू वर्क एंड राइट, ठीक है ना। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? नॉन वर्टिब्रेटा। और वो एक है वर्टिब्रेटा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। इन सब में से किसी में वर्टिब्रल कॉलम, तो सबको क्या कहेंगे? एंड ऑल नॉन वर्टिब्रेटा हैव नॉट इंडोक्राइन सिस्टम, ओनली फ्यू हैव इंडोक्राइन सिस्टम सीन इन बोथ वर्टिब्रेटा एंड फ्यू नॉन वर्टिब्रेटा नहीं, ओनली वर्टिब्रेटा नहीं, ओनली कॉर्डेटा नहीं, क्या कहेंगे? बोथ वर्टिब्रेटा एंड फ्यू। और ये एनसीईआरटी में है, दिस इज इन योर एनसीईआरटी बुक। लेकिन बच्चे सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन दे हैव नो आइडिया व्हाट इज द नॉन वर्टिब्रेटा। तो ये सारे नॉन वर्टिब्रेटा, इसमें कहीं कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम। तो इन सब में क्या होता है? सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम। जो इसमें होता है, नहीं होता है उसमें तो कोई बात ही नहीं। अब आप इसमें से बताओ, इन सारे जो नाम लिखे हुए हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा, इनमें से किसके पास न्यूरल सिस्टम नहीं है? आप कहोगे सर ये क्यों पूछ रहे हैं? ये भी आपके बुक में है। इनमें से किसके पास न्यूरल सिस्टम नहीं है? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, इनमें से किसके पास न्यूरल सिस्टम नहीं है? ओनली पोरीफेरा, and rest all have neural system. What is the function of neural system and what is the function of endocrine system? क्या फंक्शन है न्यूरल सिस्टम का और इंडोक्राइन सिस्टम? क्या फंक्शन है न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम का? क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरल सिस्टम? हाँ मुंह भर खाएंगे हम। तो तुम्हारा सारा भड़काया हुआ पार्ट जो है तुम्हारा न्यूरल सिस्टम उसको वापस सही कर देगा। फिर इंडोक्राइन सिस्टम की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों का फंक्शन पूछ रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरल सिस्टम? दोनों का कॉमन फंक्शन है क्या? कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन। दोनों का क्या फंक्शन है? न्यूरल सिस्टम हो चाहे इंडोक्राइन सिस्टम हो, दोनों का क्या फंक्शन है? कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन,
इंटीग्रेशन, दोनों का। और ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ये आपके एनसीईआरटी में भी, दोनों का कॉमन फंक्शन है क्या है? कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन। लिख लिया ये। तो आपसे मैं पूछूं, फंक्शंस ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, दोनों का कॉमन फंक्शन है क्या? बोलो। TCI, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों का कॉमन फंक्शन, और ये आपके एनसीईआरटी में भी है। इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। कुछ बात न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कुछ बात केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। भाई जब न्यूरल सिस्टम है, इन सब में न्यूरल सिस्टम किसमें है रे? तो इन सब में है न्यूरल सिस्टम, इसमें भी है, 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 सिवाय पॉलीफेरा को छोड़ के। इन सब में न्यूरल सिस्टम है, लेकिन सब में इंडोक्राइन सिस्टम नहीं है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम हेयर? व्हाट इज द नीड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम हेयर? व्हाट इज द नीड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम हेयर? सब में तो इंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत नहीं है। क्या सारे ऑल एनिमल नीडेड इंडोक्राइन सिस्टम फॉर देयर कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन? ऑल एनिमल नीडेड इंडोक्राइन सिस्टम फॉर देयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यस या नो? बोलो, आंसर क्या होगा? ऑल एनिमल नीडेड इंडोक्राइन सिस्टम फॉर कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यस या नो? नो। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल, वर्ड सुनो, ऑलमोस्ट ऑल नहीं लिख रहा हूं, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल नीडेड न्यूरल सिस्टम फॉर देयर कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ऑलमोस्ट, एक एक्सेप्शन है, तो बात लगे। तो ऐसा क्यों भाई? क्या जरूरत है जब हमारा एक लौंडा बहुत कामिल है तो दूसरा लौंडा पैदा करने की? बात समझ रहे हो ना? हमारा जब एक सिस्टम कारगर है तो व्हाट इज द नीड ऑफ सेकेंड सिस्टम? आंसर, it is in your NCERT book. What is the need of endocrine system when we have already nervous system for performing the function of control, coordination and integration? तो सुनो, रिलेटिवली ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, और ये तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स एनिमल है। ये तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स एनिमल का मतलब उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होगा बॉडी का वो सिंपल नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। और कॉम्प्लेक्स एनिमल में कुछ कंट्रोल का, कुछ ऐसे सेल्स हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको न्यूरॉन की सप्लाई नहीं होती है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सेल है, कौन सा सेल? ब्लड सेल। ब्लड सेल को न्यूरॉन की सप्लाई है ब्लड सेल को न्यूरॉन की सप्लाई। वैसे ही कुछ और भी स्ट्रक्चर हैं जिनको न्यूरॉन की सप्लाई नहीं है, तो उसको हम कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट किसके थ्रू करेंगे? इंडोक्राइन। तो सिंस ऑल बॉडी सेल्स इन these animals are not directly supplied with neuron, so for their coordination, control and their integration what we needed? endocrine system। कौन सा सिस्टम? समझ में आया क्यों है इंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत? गॉट द पॉइंट? भाई हमें आप सबको कंट्रोल, कोऑर्डिनेट करना है, ताकि आप लोग, कोऑर्डिनेट का मतलब ताकि आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करके पढ़ाई करें किसी और, कंट्रोल ताकि आप बदमाशी नहीं करें, इंटीग्रेट एज ए यूनिट आप ब्रिक्स में पढ़ें। अगर मान लिया मैं इस काम में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हूं तो मुझे एक दूसरे इंसान की भी जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे इंसान, ताकि वो जो जो नहीं कंट्रोल है, जैसे वो ये है, ये लौंडा नहीं होगा हमसे कंट्रोल में, ये वाला लौंडा, खड़े जाओ, अरे तुम ही को करो, खड़े हो जाओ, आई एम जस्ट, अभी हमसे कंट्रोल में नहीं कर रहा, वो है यहाँ पे शर्ट का बटन खोले हुए अपना सीना दिखा रहा है, अबे अनिल का तुम ही को कर रहा हूँ, खड़े हो जा, हाँ खड़े हो जा, एक ऊपर वाला बटन लगाओ, ठीक है ऐसी चल रही है, बटन टूट गया है, अरे वो अनिल कपूर दिखा रहा था उसके बाल है, तुम्हारे पास तो बाल है नहीं, तुम यार बाल लेस, बाल ब्लेस। तो देखो इन ये दोनों हमसे कंट्रोल नहीं होगा,
what we need some other person and that other person is endocrine system. सब हमारे क्लास में है, इधर से भी लास्ट में खड़ी हो जाओ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब ये 3 बच्चे हैं, ये हमसे कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, ये 4 बच्चे हैं, तो हमको इसके लिए किसी और पर्सन को हायर करना पड़ेगा जो इनको एज ए कंट्रोल करें, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कराएं, इंटीग्रेट। और वो अदर पर्सन क्या है? इंडोक्राइन सिस्टम। और वो क्या रिलीज करके कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट कर रहा है? हार्मोन। बजे समझ में आया बात? समझ में आया? तो सर बजे सारे सेल्स बॉडी के न्यूरॉन से सप्लाई नहीं होते हैं इन ऑर्गेनिज्म में, इसलिए दे नीडेड व्हाट? इंडोक्राइन सिस्टम, ताकि हार्मोन उसको कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट कर सके। तो लिखिएगा, सिंस all body cells are not innervated के बाद मतलब not supplied with neuron, not supplied with neurons, we need क्या बोलो? we need which system? वी नहीं, नीडेड इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हार्मोन को सप्लाई करता है। हार्मोन सब जगह बॉडी फ्लूइड के जरिए जाके सबको कंट्रोल, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और भी कुछ रीजन है या खाली यही एक रीजन है? इज दिस सोल रीजन? देयर इज अदर रीजन आल्सो फॉर इंडोक्राइन सिस्टम। और भी रीजन है या यही एक रीजन है? सिंस ऑल बॉडी सेल्स आर नॉट इनर्वेटेड, व्हाट इज नीडेड? इंडोक्राइन सिस्टम नीडेड इंडोक्राइन सिस्टम। बस मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, सिंस ऑल बॉडी सेल्स आर नॉट इनर्वेटेड, व्हाट नीडेड? इंडोक्राइन सिस्टम नीडेड। ये हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन बॉडी फ्लूइड के जरिए हर सेल को सप्लाई करता है, हर सेल को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। क्या यही एक रीजन है या और भी रीजन है इंडोक्राइन सिस्टम होने का? देखो, बाकी सबको मैं कंट्रोल करता हूँ, कोऑर्डिनेट भी करता हूँ, इंटीग्रेट भी करता हूँ। अभी ये खड़े हो जाए, क्विकली खड़ा हो गया, लेकिन इमीडिएटली बिना कहे बैठ गया। अभी मैंने बोला बैठ गया, अभी मैंने कहा बैठ गया। मेरा अभी कमांड पूरा नहीं हुआ, मैंने कहा कि बैठना नहीं है, बैठ गया। फिर तो क्विक रेस्पॉन्स दिया इसने, क्या दिया? और इसी रेस्पॉन्स को लंबे टाइम तक कराना हो तो हमें किसकी जरूरत होगी? हार्मोन। न्यूरॉन्स के जरिए रिस्पॉन्स क्या होता है? क्विक। और हार्मोन्स के जरिए रिस्पॉन्स क्या होता है? स्लो बट सस्टेन्ड फॉर लॉन्गर टाइम। न्यूरॉन्स के जरिए क्विक रिस्पॉन्स बट फॉर शॉर्टर टाइम। हमें रिस्पॉन्स अगर लॉन्गर टाइम के लिए जरूरत चाहिए तो हमें किसकी जरूरत होगी? हार्मोन्स की। और किसकी जरूरत होगी? इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये भी एक रीजन है। ये फॉर लॉन्गर एंड सस्टेन्ड रिस्पॉन्स व्हाट वी नीडेड? इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो लिखेंगे, endocrine system also needed for longer, slow and sustained action oblique response. Also needed for longer, slow, sustained action और response. कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत इस बात के लिए? तो इंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो नीडेड फॉर लॉन्गर, स्लो एंड सस्टेन्ड एक्शन और रेस्पॉन्स। इस बात को प्लीज ध्यान में रखेंगे। तो भाई मेरे, यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? इसीलिए आपसे कोई आज के बाद पूछे कि न्यूरल सिस्टम जब कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन करता था है तो बहुत सारे एनिमल में इंडोक्राइन सिस्टम क्यों डेवलप हुआ? तो पहला, सारे सेल्स न्यूरॉन से सप्लाई नहीं होते हैं, स्पेशली कॉम्प्लेक्स एनिमल में या नॉन वर्टिब्रेट्स में, कुछ एनिमल्स में। तो उन सेल्स को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हार्मोन्स की, इंडोक्राइन सिस्टम की। उसके अलावा अगर हमें स्लो, लॉन्गर एंड सस्टेन्ड रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें किसकी जरूरत है? न्यूरल सिस्टम की, इंडोक्राइन सिस्टम की? इंडोक्राइन। किसकी जरूरत है?
इंडोक्राइन सिस्टम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये बात आपको ये सारी बात आपके बुक में है, हर एक बात इसमें से ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी में नहीं है। अब आ जाओ, तो आप लोग मुझे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताइए और ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताइए और उसके लोकेशन को बताइए कहाँ पे है। फिर हम लोग डिसऑर्गेनाइज इंडोक्राइन टिश्यू या सेल्स की बात करेंगे। तो बताइए भाई, शुरुआत कीजिए ऊपर से। आपके ब्रेन में भी कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड ब्रेन में हैं? कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन? pineal gland, hypothalamus, pineal gland एंड hypothalamus। तो सबसे पहले लिखेंगे pineal gland। pineal gland को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। क्यों कहते हैं वो बात की बात है। और इसका लोकेशन जल्दी, यस, एनीवन गिवन द राइट आंसर? आपने बोला बिल्कुल सही, इन्होंने आंसर दिया। एनसीईआरटी में भी यही बात लिखा है। तो एक इनके पास ये जो चीज है वो है नहीं, लेकिन इन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया है। क्या ये है? इनका ब्रेन, फोर ब्रेन, जो कि है नहीं। उस फोर ब्रेन को दो हिस्से में डिवाइड कर लो। इसको क्या कहेंगे? वेंट्रल साइड। इसको क्या कहेंगे? डोर्सल। तो पिनियल ग्लैंड कहाँ पे है? डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। तो आपके बुक में ऐसे लिखा है डोर्सल साइड ऑफ ब्रेन, और ब्रैकेट में लिख लो। दूसरा है हाइपोथैलेमस। ये दोनों ब्रेन का पार्ट है। अब हाइपोथैलेमस का लोकेशन बताइए। इन्होंने कहा बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। अब डायनसेफ्लॉन आपको नहीं मालूम है, घबराइए मत, मैं बताऊंगा। अभी पहले लिख लीजिए बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन, और ब्रैकेट में लिखेंगे डायनसेफ्लॉन इज आल्सो पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, जो कि इनके पास नहीं है। ठीक है। हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम होता है मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक। ये दोनों ब्रेन का पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पूरी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका दूसरा नाम क्या है? एनीवन? अगर ये नहीं नाम बताओगी तो वाकई में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। बताओ, बहुत याद कराया था हमने लास्ट ईयर। वजह अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। चल, मैं पहले तुम्हारे मास्टर का ही नाम ले देता हूँ। लो, मास्टर ग्लैंड। लेकिन इसका एक टेक्निकल नाम है जो कि बहुत जरूरी याद रखना। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। चलो, अब तुमने ये बोल दिया तो हम इसको भी लिख देते हैं। इसका एक और नाम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये इसका भी मास्टर है। जैसे मेरे टीचर क्या होंगे तुम्हारे हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है ना? तो इसका दूसरा नाम क्या है? बोलो एनीवन? हाइपोफिजियल ग्लैंड। एंड यू मस्ट मेमोराइज दिस नेम, हाइपोफिजियल ग्लैंड। कहाँ लोकेशन है इसका? इनसाइड सेला तरसाइका। अब क्या होता है सेला तरसाइका बताएंगे। और डिप्रेशन इन स्फेनोइड बोन, इन स्फेनोइड बोन। और कोई ग्लैंड का नाम बताओ। जो अभी तक तीन का हमने नाम पढ़ लिया, कौन कौन से? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड,
पीनियल ग्लैंड को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, हाइपोथैलेमस को मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड या हाइपोफिजियल ग्लैंड कहते हैं। इसके बाद कौन, इस रीजन में और कोई इंडोक्राइन, हेड रीजन में और कोई इंडोक्राइन स्ट्रक्चर पूरे हेड स्कल रीजन में, इसके अलावा अब आ जाओ नेक रीजन में, तो नेक रीजन में कोई इंडोक्राइन स्ट्रक्चर, अरे वेरी गुड, थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, थायराइड। लोकेशन बताइए, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, बाय द साइड ऑफ ट्रैकिया एंड इट्स isthmus in front of trachea, adjacent to larynx। सब डायग्राम बना के समझाएंगे, adjacent to larynx। अब भाई नेक्स्ट ग्लैंड का नाम बताइए, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड एंड लोकेशन, अबे लोकेशन। अब नेक में और कोई, वेरी गुड, कौन सा ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड। कहाँ लोकेटेड है, ये 4 होता है, टोटल कितना होता है 4। टू ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, लोब, lobes of thyroid gland, dorsal surface of lobes of thyroid gland, 2 on each lobe। और बताओ इसके बाद नेक रीजन में और कोई इंडोक्राइन ग्लैंड, इसके अलावा थायराइड हो गया और थायराइड हो गया। उसके बाद आ जाओ चेस्ट रीजन या थोरेसिक रीजन में कोई इंडोक्राइन ग्लैंड, थाइमस, वेरी गुड, कौन सा, थाइमस। और थाइमस का लोकेशन बताइए, टेल मी द लोकेशन ऑफ थाइमस। ये तो आपके बुक में है, सब है, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं। हम बोलो, यू मस्ट हैव ए हाई पिच वॉइस विथ इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। बोलो, cranial cavity, you have a cranial cavity in which there is a very important most dramatic thing of human body is known as brain। here is the, it is a thoracic cavity। और thoracic cavity में कहाँ, ब्रेस्ट बोन के आगे ना, स्टर्नम के आगे, स्टर्नम के आगे ना, इन फ्रंट ऑफ स्टर्नम, यहाँ पे मैं खोल के दिखाऊं, नहीं दिखेगा, बिहाइंड द स्टर्नम। देखो क्या होता है ना, हमारे ये स्टर्नम है, ये बीच में एक बोन है जिसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, इसको कई बार ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। ये स्टर्नम के जस्ट पीछे यहाँ पे आपका दिल है, ये स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे ये स्टर्नम है और इसके पीछे दिल है, और दिल से जो निकलता है ब्लड वेसल उसको कहते हैं एओर्टा। एओर्टा के आगे और स्टर्नम के पीछे, हम ये नहीं बोलेंगे कि एओर्टा के आगे स्टर्नम के पीछे, ये नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोर्सल टू स्टर्नम एंड वेंट्रल टू एओर्टा। क्या बोलेंगे, डोर्सल टू स्टर्नम एंड वेंट्रल टू। और कोई इंडोक्राइन ग्लैंड इस रीजन में, थोरेसिक कैविटी में, और कोई इंडोक्राइन ग्लैंड इस रीजन में अदर देन थाइमस, और कोई इंडोक्राइन ग्लैंड है थोरेसिक कैविटी में, एनी मोर इंडोक्राइन ग्लैंड इन द रीजन ऑफ थोरेसिक कैविटी, नहीं, मेरे समझ से नहीं। अब एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर,
कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है इंसान में? सुप्रावीनल ग्लैंड। और कहाँ पे? एबव द किडनी या बिलो द किडनी? तो सुपेरियर टू किडनी और एबव, सुपेरियर और एबव और एंटेरियर टू किडनी। इसके अलावा मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड का क्या कंसेप्ट है? दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडोक्राइन, ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। ये हो गया, चलो करो। मिक्स ग्लैंड का क्या कंसेप्ट है? व्हाट द कंसेप्ट बिहाइंड द मिक्स ग्लैंड? बोलो। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ऐसा ग्लैंड जिसके पास मैं एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, ठीक है, और एक होता है ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, सुना है ना? या मोनोइसियस। तो मेल, फीमेल और मोनोइसियस में क्या डिफरेंस है? भाई मेल में सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल में सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन, हर्माफ्रोडाइट में मेल सेक्स ऑर्गन भी, फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसमें मेल सेक्स ऑर्गन, हर्माफ्रोडाइट है मेल सेक्स ऑर्गन और नॉट? hermaphrodite have female sex organ or not? Hermaphrodite show spermatogenesis as well as oogenesis। वैसे ये ग्लैंड है, इसका नाम है मिक्स ग्लैंड। उसमें सेपरेट इंडोक्राइन ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन स्ट्रक्चर है और सेपरेट ऑर्गेनाइज एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड? भाई जैसे एक जानवर है जिसमें दोनों है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, वो कौन सा है? हर्माफ्रोडाइट। वैसे ये ग्लैंड है जिसमें इंडोक्राइन स्ट्रक्चर भी है सेपरेट और एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर भी है सेपरेट, और भी ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स ग्लैंड। तो मिक्स ग्लैंड की बात करें तो मिक्स ग्लैंड कौन कौन से हैं? चार। कौन कौन से? कौन कौन से चार मिक्स ग्लैंड हैं या हेटेरोक्राइन ग्लैंड? बताइए। एक तो पेंक्रियास, दूसरा टेस्टिस, तीसरा ओवरी, चौथा लीवर। तो ये हो गया रेन, हो गया भाई। तो अगर बात करें, मुनाजिर लिखा करो, नहीं लिखोगे तो पिटा जाओगे, मैं बता रहा हूं। लिख रहे हो कि नहीं? फिर देखेंगे तो पिटाई कर देंगे, मैं बता रहे हैं, ठीक है ना? तो मिक्स या हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो भाई मेरे इसके दो पार्ट, इंडोक्राइन पोर्शन, एक्सोक्राइन पोर्शन। अब मैं इसको एक डायग्राम के जरिए समझाऊं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप सबने सुन रखा है पानक्रियास, पांचों क्रिया करता है, क्यों? पेंक्रियास। तो पेंक्रियाज कहाँ पे रहता है? ये है लोकेशन पेंक्रियाज का, दिस इज द पेंक्रियाज। अब इस पेंक्रियाज में, अभी आप लोग डायग्राम मत बनाइएगा, दिस इज द पेंक्रियाज। बहुत ही लोकल टाइप का डायग्राम है, दो कौड़ी का। तो ये व्हाइट कलर क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट।
ये पूरा व्हाइट कलर पैंक्रियाज के अंदर कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन। और इसी में मैं यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है? इंडोक्राइन पार्ट। तो ये हार्मोन सेक्रेटिंग है, इससे इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टैटिन, उसके अलावा पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, इनसे हार्मोन। लाल वाला क्या है? इंडोक्राइन पार्ट। कौन सा पार्ट? इंडोक्राइन पार्ट। लाल वाला क्या है और व्हाइट वाला क्या है? एक्सोक्राइन। तो इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट। गॉट द पॉइंट? मिक्स ग्लैंड है, लेकिन मिक्स ग्लैंड में एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, और एक्सोक्राइन पार्ट से क्या रिलीज होगा? इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा पैंक्रियाटिक जूस। इसमें क्या आएगा? ये ग्रीन ग्रीन क्या है? पैंक्रियाटिक जूस। इससे क्या निकलेगा बेटा? पैंक्रियाटिक जूस। इससे क्या निकलेगा? पैंक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन पार्ट से क्या निकलेगा? पैंक्रियाटिक जूस। और इंडोक्राइन पार्ट है, तो इंडोक्राइन पार्ट से क्या निकलेगा? हार्मोन्स। कौन से? आप सबको मालूम है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो भाई मेरे, आपसे कहा जाए कि मिक्स ग्लैंड हैव ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन स्ट्रक्चर, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मिक्स ग्लैंड है ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन स्ट्रक्चर, मिक्स ग्लैंड है ऑर्गेनाइज्ड एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर, तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक ही चीज है, लेकिन उसमें दोनों चीज, जैसे एक ही जानवर है और उसमें दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों वेल डेवलप्ड हो जाए, तो क्या हो गया? हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोइसिस। वैसे ये एक ग्लैंड है जिसमें दोनों वेल डेवलप्ड है। कौन सा? इंडोक्राइन पार्ट एज वेल एज, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स ग्लैंड। तो पैंक्रियाज इज वन क्लासिकल एग्जांपल। और पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से क्या रिलीज होता है? पैंक्रियाटिक जूस। और इंडोक्राइन पार्ट से, तो मैं अगर लिखूं यहाँ पे, ये हो गया मिक्स ग्लैंड, यहाँ पे मैं लिखूं मिक्स या हेटेरोक्राइन ग्लैंड, और उसमें सबसे पहले मैं लिखूं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पोर्शन से क्या रिलीज होगा बोलो? और इंडोक्राइन पोर्शन से क्या होगा? और कौन से? वो भी लिख लो, हार्मोन। इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। एक्सोक्राइन पोर्शन से पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है वो सब बात की बात है। अब दूसरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो जो मिक्स प्लांट का एग्जांपल है वो है टेस्टिस। और टेस्टिस का एक्सोक्राइन पोर्शन से क्या रिलीज होता है? स्पर्म। और इंडोक्राइन पोर्शन से हार्मोन। कौन सा हार्मोन? बोलो, बोल भाई। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन, इनहिबिन, एक्टिविन, एक्सेट्रा, और भी है। तो टेस्टिस के एक्सोक्राइन पोर्शन से स्पर्म, इंडोक्राइन पोर्शन से हार्मोन कौन सा? एंड्रोजन, इनहिबिन, एक्टिविन। कौन सा विन? एक्टिविन। मैं लिख दे रहा हूँ, साफ साफ हो सकता है आप लोगों को। एक्टिविन। और लिख लो ABP, AMF। क्या होता है सब पढ़ाएंगे। अब आ जाओ, ये हो गया ना? अच्छा, डायग्राम बना रहे हो। टेस्टिस के बाद ओवरीज की बात करते हैं हम लोग। तो ओवरीज के एक्सोक्राइन पोर्शन से बताओ, और इंडोक्राइन पोर्शन बोलो। ओवा। हार्मोन कौन सा?
बोलो भाई। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और रिलैक्सिन एक्सेट्रा। भला अभी इतना लिखो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। नेक्स्ट इंडो मिक्स ग्लैंड का एग्जांपल है लीवर। चौथा कौन सा एग्जांपल है? लीवर। लीवर के एक्सोक्राइन पोर्शन से बाइल जूस। कौन सा जूस? आप सबने नाम सुना है, बाइल जूस। बाइल जूस यही तो सिंथेसिस। और इंडोक्राइन पोर्शन से कौन सा हार्मोन? कौन बताएगा? एनीवन? कौन सा हार्मोन? लीवर से कौन सा हार्मोन? आईजीएफ। आईजीएफ स्टैंड फॉर, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रखा होगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। कहाँ पर रखा होगा? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ये नाम लिखा हुआ है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो देखो हमने क्या देखा कि मिक्स और हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें दोनों पोर्शन, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन पोर्शन वेल डेवलप्ड होता है। इंडोक्राइन पोर्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन सिंथेसिस एंड रिलीज, एंड एक्सोक्राइन पोर्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे कि पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस, टेस्टिस में स्पर्म, ओवरी में ओवा, लीवर में बाइल जूस, ये सब एक्सोक्राइन हो गया। और इंडोक्राइन पोर्शन में सब जगह अलग अलग हार्मोन, जैसे कि टेस्टिस से एंड्रोजन, इनिबिन, एक्टिबिन, एबीपी, एएमएफ, ओवरी, ओवा से, ओवरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, और भी होते हैं। हमने वहाँ जगह नहीं थी, जरूरत भी नहीं अभी लिखने का। तो मैं लीवर के जो इंडोक्राइन पर्सन से आईजीएफ। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अभी जाके जरूर पढ़िएगा। देखो जब कभी कोई क्लास में कुछ भी पढ़ाई हो उसको घर जाके जरूर पढ़ना है। 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट, लेकिन पढ़ना जरूर है, तभी फायदा है क्लास का। देयर इज नो बेनिफिट।